नमस्कार दोस्तों। जो अब तक नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। लौट आइए दोस्तों, इस संघर्ष की राह पे मैं वापस आ चुका हूँ आप सभी के साथ रूबरू होने के लिए एक ऐसा मैराथन सेशन लेकर, जो कि हमारा है आज का मैराथन प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ हम एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव के सवालों को भी यहाँ पर अंजाम देंगे। तो लौट आइए दोस्तों अपने इस संघर्ष की दुनिया में, और मैं वापस आ चुका हूँ आप सभी के बीच। दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, पहले आपको उसको सुनना होगा कि जो हमारा 17 यूनिट 17 मैराथन वाली जो बैच हमने स्टार्ट किया था, उस बैच का आज अंतिम दिन है। उस बैच का आज अंतिम पड़ाव है, हम कह सकते हैं अंतिम मैराथन चल रही है, और हमारी मैराथन इलेक्ट्रॉनिक्स पर होने जा रही है और एसी और डीसी ड्राइव के सवालों के साथ, है ना। तो जब आप YouTube पर सर्च करेंगे नीमी टेक्निकल क्लासेस, तो आपको नीमी टेक्निकल क्लासेस इस प्रकार से ओपन होता हुआ दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे हमारा जो है दोस्तों बैनर भी लगा हुआ है कि ITI फाउंडेशन बैच, जो कि टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज चलने वाली है। जैसे ही ये हमारी मैराथन खत्म होती है, उसके बाद हम टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपको थ्योरी देना स्टार्ट कर देंगे, वो भी यूट्यूब पर, है ना। तो क्यों ना इसी बात पर आप हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो प्लेलिस्ट का एक सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप, और क्लिक करेंगे तो आपको सबसे टॉप में यहाँ पर 17 यूनिट 17 मैराथन वाली इस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारे मैराथन जितना भी हमने लिए हैं, है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मैराथन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 17 मैराथन दोस्तों हमारे यहाँ कंप्लीट होता है इस तरह से, है ना। पावर सिस्टम, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर और वाइंडिंग, ये हमारा है 16 मैराथन सेशन। और जो 17वां है वो यहाँ पर आपके सामने है, ये प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये 17 मैराथन, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम अपने बैच को लास्ट जो हमारा ये प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस मैराथन से हम अपने इस बैच को यहाँ से ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत सा कंटेंट मैंने YouTube पर दे दिया बिल्कुल फ्री दोस्तों। जो आपको पैड बैच लेकर के आप पढ़ते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहा है ना। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इस मैराथन सेशन को भी आपको कंप्लीट देखना है। और जैसा कि हर मैराथन सेशन में मैं आपको PDF देता आ रहा हूँ, तो PDF भी इस मैराथन का भी आपको मिलने वाला है। तो साथियों, एक बार इस सेशन को दिल से शेयर करेंगे, और दिल से चाहने वाले जो हमारे साथ दोस्त भाई हमारे मिले हुए हैं, हमारे जुड़े हुए हैं, वो एक बार दिल का इमोजी जरूर हमारे लिए शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करता हूं मैं, और पहला सवाल आपके सामने डिस्प्ले पर है ना। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक का हमारा सवाल है, और इस प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक वाले सवाल को आप देखिए और इसका जवाब दीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या कहा जाता है? इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप क्या कहते हैं, है ना। सक्रिय कंपोनेंट, निष्क्रिय कंपोनेंट, या सक्रिय और निष्क्रिय दोनों कहते हैं। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको कभी भूलेगा नहीं, और सारे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, है ना। तो नोटबुक को अपने पास में रखना मेरे भाई, आप कर रहे हैं कलम से क्रांति, और बिना कलम की क्रांति हो नहीं सकती। देखिए, इसको तो हम कहते हैं निष्क्रिय कंपोनेंट। अगर एग्जाम में मान लीजिए कि रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में ना रहे, है ना, सवाल कुछ और ही रहे, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि निष्क्रिय कंपोनेंट है? तो इसके लिए मैं इंग्लिश में लिखता हूं पैसिव कंपोनेंट्स, है ना। ये पैसिव कंपोनेंट्स है हमारे। तो पैसिव कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कि हमारा हो गया प्रतिरोध, है ना, सारे एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। प्रतिरोध, और फिर है दूसरा इंडक्टर, और तीसरा कैपेसिटर, है ना। तीसरा क्या है? कैपेसिटर। इसके बाद जो आती है वो हमारी है ट्रांसफॉर्मर,
ट्रांसफॉर्मर भी हमारी निष्क्रिय कंपोनेंट है, और इसके बाद जो बल्ब है ना मेरे भाई, ये बल्ब भी निष्क्रिय कंपोनेंट का ही एक एग्जाम्पल है। तो पैसिव कंपोनेंट के ये सारे एग्जाम्पल हो गए, प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर और बल्ब। अब आपको साथ ही साथ ये भी जानना होगा कि जो सक्रिय कंपोनेंट है इसके एग्जाम्पल क्या है ना। तो सक्रिय कंपोनेंट के एग्जाम्पल लिखिएगा, जो आपका FET होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसके बाद डायोड, है ना, इसके बाद क्या है, डायोड भी है, और एम्पलीफायर भी है, एम्पलीफायर इसी का एग्जाम्पल होता है, ऑसिलेटर भी इसी का एग्जाम्पल है, ऑसिलेटर, ऑसिलेटर के साथ FET, UJT, SCR, डायोड, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, और फिर है आपका करंट सोर्स, है ना, धारा सोर्स, और फिर वोल्टेज सोर्स, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? तो ये सब के सब जो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बताया, ये सब एग्जाम्पल सक्रिय कंपोनेंट के हैं, और ये वाले एग्जाम्पल जो है ये पैसिव कंपोनेंट के है ना। तो चलिए, इसका भी आंसर आपको मिल गया, सक्रिय कंपोनेंट और निष्क्रिय कंपोनेंट दोनों के। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये सवाल का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा, बड़े ही इत्मीनान के साथ हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने वाले हैं। हमारे पास काफ़ी टाइम है ना, कोई प्रेशर नहीं है अभी, हम ना आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे तभी जाकर के कंसेप्ट अपना क्लियर कर पाएंगे। सेकेंड सवाल है आपके लिए कि ठोस पदार्थों में जो एनर्जी स्तर होता है उसको ऊर्जा बैंड कहा जाता है ना, एनर्जी बैंड कही जाती है। ये एनर्जी बैंड कितने प्रकार के होते हैं, जरा एक बार बताएंगे मुझे, ये एनर्जी बैंड कितने टाइप्स के होते हैं? 1, 2, 3 या 4 टाइप। आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, बाकी मैं बताने के लिए आपके साथ सामने खड़ा ही हूँ। देखिए क्या होता है कि ये तो टोटल 3 होते हैं, है ना। कौन कौन से? तो एक होता है जिसको हम कहते हैं वैलेंसी बैंड, दूसरा फोरबिडेन बैंड, और तीसरा होता है कंडक्शन बैंड, है ना। चीज़ों को मैं क्लियर कराते हुए चलूँगा। पहला है, इसको हम कहते हैं वैलेंसी बैंड, पहले हम इसको क्या कहते हैं? वैलेंसी बैंड। दूसरा जो होता है उसको कही जाती है फोरबिडन बैंड, आप भी नोट करते चलिए, फोरबिडन बैंड। और जो तीसरा है ये हमारा कंडक्शन बैंड। अगर मैं आपसे पूछ दूं बीच में एक सवाल की धारा का प्रवाह किस बैंड के माध्यम से होता है, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ये कंडक्शन बैंड के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है मेरे भाई। बताइए, आप एक चीज़ नया सीखे कि नहीं, है ना। धारा का प्रवाह कंडक्शन बैंड के माध्यम से होता है। अब आ जाइए इस चित्र की तरफ, है ना। ये चित्र आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये चित्र 3 तरीके से आपको इंडिकेशन दे रहा है, 3 तरीके से। पहला केस इंसुलेटर यानी कि कुचालक के नज़र से आप देखिए, आपके पास एक कुचालक है, आप यही सोचते हैं, यही जानते हैं कि धारा का प्रवाह नहीं होता। आज आप सीखेंगे कुचालक में धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता। देखिए, कुचालक में क्या होता है कि इसका जो एटम होता है, परमाणु, इसमें 3 लेयर होते हैं। आप सिंपल सी भाषा समझिए कि कुचालक के 3 लेयर हैं। सबसे नीचे वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी बैंड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है ना। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी परमाणु होता है मेरे भाई, उसके अंतिम कक्षा में परमाणु ये चाहता है कि मेरे अंतिम कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉनों का बंद हो, अधिक हो चलेगा, लेकिन उसका यही कोशिश रहता है कि 8 इलेक्ट्रॉनों का एक बॉन्ड हो, है ना। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यहाँ वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जंप करके कहाँ जाना चाहिए? जंप करके इनको जाना है कंडक्शन बैंड में, तभी जा करके धारा का प्रवाह होगा। लेकिन कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रही है ना, जिसको मैं रेड कलर से अभी इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये जो गैप है ना, इसी को हम कहते हैं फोरबिडेन बैंड। ये फोरबिडेन बैंड का एरिया इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिर आप कहेंगे कि इसके लिए ऑप्शन क्या है? हम चाहते हैं कि
कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो सके तो इसके लिए क्या ऑप्शन है? इसके लिए एक ऑप्शन है मेरे भाई कि जो फॉरबिडन बैंड का मान होता है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ये एनर्जी की एक यूनिट है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होती है 1.6 गुणे 10⁻⁹ जूल, है ना। ये इतना एनर्जी है, यानी कि जब आप इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा का वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो वैलेंसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है इनका बॉन्ड टूट जाएगा और ये टूटते ही ये जंप करने की कोशिश करेंगे कंडक्शन बैंड में। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो जो इंसुलेशन है ना इसका डाई इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ जो होता है ना वो वोल्टेज में ही होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, है ना। जिससे अगर खराब हो गया, ब्रेक डाउन हो गया तो खराब हो गया समझिए, फिर आपका यहाँ पर मतलब कि आप एक्स्ट्रा वोल्टेज डाल करके धारा का प्रवाह नहीं करा सकते, क्योंकि कुचालक का जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, है ना। इसीलिए दोस्तों यहाँ से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कर पाते कंडक्शन बैंड तक और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, और आप भी यही जानते हैं कि कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता। फिर सेमीकंडक्टर की तरफ अगर हम देखेंगे, अर्धचालक की तरफ, है ना, ये क्या है? ये हमारी है अर्धचालक। अर्धचालक के केस में क्या होता है कि जो बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है जिसको फॉरबिडन बैंड मैं कह रहा हूं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है फॉरबिडन बैंड का मान, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम सामान्य तापमान पर यहाँ पर वैलेंसी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूट जाता है और ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और यहाँ पर धारा का प्रवाह हो जाता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना। और जो कंडक्टर होता है जिसको हम चालक कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। इस चालक में जो फॉरबिडन बैंड होता है वो 0 वोल्ट होता है, यानी कि फॉरबिडन बैंड होता ही नहीं है। वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप करते हैं कंडक्शन बैंड में और यहाँ पर धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है मेरे भाई। बताइए समझ में आए कि नहीं? इतना डीप से लेकर के चल रहा हूं मैं, इतना जीरो से लेकर के मैं चल रहा हूं दोस्तों। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आपका बेस मजबूत नहीं होगा ना मेरे भाई, तो कंपटीशन लड़ने में, कंपटीशन हिट करने में वो मजा नहीं आएगा, है ना। कंपटीशन फाइट करने का मजा होना चाहिए, ठीक है ना। सिलेबस पढ़ने में आनंद आना चाहिए, सिलेबस पढ़ने में दोस्तों इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के मजा आता है। सिलेबस को मजबूरी में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, मेरी इस बात को याद रखना आप, है ना। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि परमाणु के, तीसरा नंबर सवाल जो है ये कह रहा है कि परमाणु के, है ना, एटम के सबसे बाहरी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है ना। सबसे बाहरी यानी कि अगर ये मैं कहूँ ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इस प्रकार से ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड कहा जाता है, इंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड या फॉरबिडन बैंड कहा जाता है, जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंडक्ट होना, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हैं, है ना, फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का घूमना ही क्या कहलाता है? हमारा धारा का प्रवाह होना, है ना, धारा का प्रवाह होना। अच्छा, ये जो ई के ऊपर मैंने माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? है ना, आपको तो पता होगा, बहुतों को पता होगा। इसका मतलब ये इसके आवेश को बताता है। किसको बता रहा है? इसके आवेश को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर किस प्रकार का आवेश होता है। तो ऋणावेश होती है ये मेरे भाई। कैसे होती है? माइनस चार्ज इसके अंदर अवेलेबल होता है, इसलिए माइनस का यहाँ पर साइन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए, छोटी सी छोटी चीज़ों को हम यहाँ पर पकड़ते हुए चलेंगे, चीज़ों को लेकर के चलेंगे, ताकि किसी भी छात्र को समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्लियर? क्वेश्चन है अगला कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर जिस पदार्थों के परमाणुओं की बनावट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बिजली के बढ़िया सुचालक होते हैं, कि बढ़िया कुचालक होते हैं, कि बढ़िया अर्धचालक होते हैं या परमाणु होते हैं? तो इसका क्या ऑप्शन है? इसके लिए एक ऑप्शन है,
है ना। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर जिन पदार्थों के परमाणु की बनावट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बिजली के सबसे बढ़िया क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सबसे बढ़िया सुचालक होते हैं। अब देखिए सुचालक होते हैं, सुचालक का मतलब कि रजिस्टिविटी का मान कम होना। तो रजिस्टिविटी का मान कम होता है, कितना होता है ना, प्रतिरोधकता का मान इसमें कितना होता है, तो नोट करिएगा जो प्रतिरोधकता का इसमें मान होता है वो 10⁻⁻12 ओम सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 10⁻⁻12 ओम सेंटीमीटर होती है। ये किसके लिए बताई जा रही है, ये उन पदार्थों के लिए बताई जा रही है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, है ना, इसमें धारा का प्रवाह अपन आराम से करा लेते हैं। और इसी पर्पज से मोटर की वाइंडिंग हो, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो, है ना, तार बनाना हो हमें, तो इसी का यूज ज़्यादातर हम जनरली करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर आगे बढ़ता हूं मैं, और देखिएगा नेक्स्ट सवाल का कहना है कि जिस पदार्थों की रजिस्टिविटी 10⁻12 है ना, 10⁻, ओनली 12 नहीं, यहाँ पर -12 हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मान है 10⁻12, तो ये क्या हो गया 10⁻−12 ओम सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है, ये क्या कहलाती है, 10⁻−12 ओम सेंटीमीटर से भी अधिक है तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं दोस्तों अर्धचालक। इसको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कंप्लीट हो जाए। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर ना गुण कैसा होता है, जिसके अंदर गुण कंडक्टर का भी होता है और इंसुलेटर का भी होता है, यानी कि बीच वाला हिस्सा है अर्धचालक, ना तो पूरा चालक है ना ही पूरा कुचालक है। जैसे एक होता है ना, एक ये होता है ना, ये वाला है ना तो सही से ये वाला वर्जन होता है और ना सही से वो वाली वर्जन होती है ना। तो वैसे ही यहां पर है, अर्धचालक में भी यही केस होता है ना ठीक से चालक है ना ठीक से कुचालक है, बट इसमें से धारा का प्रवाह होता है। सबसे बढ़िया गुण यही है इसकी, है ना। जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन कौन कौन से पदार्थ हो गए, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन किस प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं, तो ये अर्धचालक हैं, पूर्ण चालक है, पूर्ण कुचालक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। इतना आसान सा सवाल है ना। कमेंट सेक्शन में दोस्तों आंसर जरूर भेजिएगा, आंसर जरूर भेजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं अर्धचालक, इसको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक। अगर मैं आपसे एक सवाल खड़ा करूं कि अर्धचालक जो होते हैं इनके परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये बातें। इलेक्ट्रॉन इसमें होती हैं 4 से अधिक, कितनी होती है, 4 से अधिक होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये मैं वही कंटेंट आपके सामने लिख रहा हूं जो एग्जाम में ऑलरेडी सवालों के रूप में आ चुका है और आएगा भी और आता भी रहेगा, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होगा, आंसर तो वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा आपका उम्र बढ़ता रहता है लेकिन हम तो वही है ना, उम्र बढ़ रहा है लेकिन हम तो वही है ना, जो है वही है, वैसे ही इसमें भी है। शुद्ध सेमीकंडक्टर के अंतिम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन का बंध होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि शुद्ध जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें 4 होते हैं, कितने, 4 होते हैं, है ना, शुद्ध सेमीकंडक्टर। अच्छा, शुद्ध सेमीकंडक्टर क्या है, जैसे शुद्ध कंडक्टर होता है वैसे शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये शुद्ध सेमीकंडक्टर हैं, है ना, ये शुद्ध अर्धचालक हैं। और शुद्ध अर्धचालक की अगर आपको चालकता बढ़ाना है, आप चाहते हैं उसमें धारा का प्रवाह बढ़िया तरीके से हो और आसानी से, सुगमता से हो, तो आपको उसमें अशुद्धि मिलाना होता है। त्रिसंयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि, है ना, इन सभी बातों पे भी सवाल आगे है, आप खुद देखिएगा। फिलहाल अभी ये जो सामने आई है अशुद्धि पे ही है, देखिए, है ना, जिस चीज का हमने नाम लिया वो सवाल आ गया। जब किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐसी अशुद्धि मिलाई जाती है जिसके परमाणु के बाहरी सर्किट में 5 इलेक्ट्रॉन हो,
तो नया तैयार हुआ पदार्थ क्या कहलाता है ना। जैसे कि कोई सा भी पदार्थ है दोस्तों, उसका अपना एक परमाणु होगा, उसका अपना एक ऑर्बिटल होगा, कक्षा होगा, उसके अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसी को हम पढ़ते हैं। बीच वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि अंतिम वाले कक्षा से, क्योंकि हम करंट को फ्लो कराना चाहते हैं और करंट का फ्लो तभी होगा जब अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। इसीलिए मैं बार बार अंतिम कक्षा कह रहा हूं, है ना। तो जिस परमाणु के बाहरी सर्किट में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कौन सा होता है, उसको हम एन टाइप पदार्थ कहते हैं। और आइए इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। शुद्ध सेमीकंडक्टर मेरा क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया। और सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते हैं। आप देखिए 1 2 3 और 4, बाहरी कक्षा में कितने हो गए, 4। अब क्या बोला जा रहा है कि ऐसा आप अशुद्धि इसमें मिलाइए जिसके बाहरी सर्किट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो 5 इलेक्ट्रॉन वाला मैंने क्या ले लिया, एक आर्सेनिक ले लिया, है ना। क्या ले लिया, एक आर्सेनिक पदार्थ ले लिया जो कि डोनर है। ये क्या है, डोनर, इसको हम क्या कहते हैं, आर्सेनिक को डोनर। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 2 3 4 और 5, है ना। कितने हो गए, 5 हो गए। इसका 4 और इसका 4, 4 + 4 बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। मैंने आपको बताया था कि कोई भी परमाणु है वो चाहता है कि मेरे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड हो, तो दोनों मिला करके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें का बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन जो है, जिसको मैं हाईलाइटेड करना चाहूँगा, है ना, अलग कलर से, ये कैसा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये क्या करेगा, ये स्वतंत्र रूप से घूमेगा, है ना। ये स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, घूमेगा, और घूमते ही जैसे ही घूमेगा और धारा का प्रवाह होगा। तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो स्वतंत्र है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 अपने आप में बहुत कम है, 1 का मतलब 1 होता है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि 100% के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन है 1%, तो 1% धारा का प्रवाह होगा। तो सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह भी पूर्ण चालक के अकॉर्डिंग बहुत कम होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, एन टाइप अर्धचालक। बिल्कुल दोस्तों, तार तार कर देंगे। यहाँ पर कंसेप्ट इतना क्लियर मैं कराता चलूंगा ना, हर एक चीज का निचोड़ देता चलूंगा। अब आप खुद यहाँ से रियलाइज कीजिए कि आपको सवालों के माध्यम से मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ, तो जब मैं अपना यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बैच लेकर के आऊँगा, तब तो वहाँ दोस्तों बिल्कुल तबाही मचाने वाले हैं, है ना। बिल्कुल वहाँ पे हम इतना कंटेंट को क्लियर करेंगे कि अगर उस क्लास को अगर कोई भी छात्र देखता है ना, तो उसको दूसरा और कोई क्लास देखने की जरूरत ना पड़े, किसी और चैनल पे भटकने की जरूरत ना पड़े। इतना चीज़ों को मैं वहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ, है ना। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सवाल नंबर 9 क्या है कि जब किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर में ऐसी अशुद्धि मिलाई जाती है जिसके परमाणु के बाहरी सर्किट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो नया तैयार हुआ पदार्थ हम कहलाता है हमारा पी टाइप। इसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप का अशुद्धि, पी टाइप का पदार्थ, है ना। अब समझिए, सिलिकॉन में वही 4 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कक्षा में 4, और ये क्या है, इंडियम। ये क्या है, इंडियम। इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन रखने वाले त्रिसंयोजी अशुद्धि को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एक्सेप्टर के नाम से। अब इसके अंतिम कक्षा में कितने हैं, 3 हैं। एक है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। ये क्या है, तीसरा है। अब 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बाहरी सर्किट में, बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर के एक कोवैलेंट बॉन्ड बन पाएगा। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। उसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल, है ना। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पी टाइप पदार्थ में धारा का प्रवाह, यानी कि
पी टाइप ट्रांजिस्टर में अगर धारा का प्रवाह पूछा जाए कि किसके कारण होता है, तो आप क्या कहेंगे, इसी होल के कारण होता है। किसके कारण? होल के कारण होता है ना। तो इस प्रकार से ये पी टाइप का आपका पदार्थ बन जाता है। जब आप सिलिकॉन को इंडियम के साथ मिलाते हैं तो पी टाइप का अर्धचालक बनता है। किस टाइप का? पी टाइप का अर्धचालक। डायोड किस रूप में कार्य करता है, जरा बताइएगा कि डायोड किस रूप में काम करता है? स्विच के रूप में, दोलक के रूप में, बैटरी के रूप में या परिवर्तक के रूप में, है ना। देखिएगा मैं आपको डायोड बना के दिखाता हूँ। डायोड का सिंबल कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ना, तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डायोड होता है ना, अंदर से पूरा बंद होता है, यानी कि सॉलिड होता है ना, खोखला नहीं होता है। यहाँ पर होता है आपका A4 एनोड, K4 कैथोड। कैथोड को हम निगेटिव टर्मिनल कहते हैं और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एनोड पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव बताना है और कैथोड को निगेटिव बताना है ना। अब इसमें देखिए ये क्या होता है, ये और कुछ नहीं होता, ये P और N, ये P और N का एक P क्रिस्टल और N क्रिस्टल का ये क्या होता है, P क्रिस्टल और N क्रिस्टल से इसको तैयार किया जाता है। सॉलिड स्टेट डिवाइस है, ये अर्धचालक युक्ति है ना। ये कौन सी युक्ति है? अगर आपसे कोई पूछे डायोड, तो ये एक प्रकार का अर्धचालक युक्ति है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई कि इसका काम क्या है ना, इसका कार्य क्या है, तो आपको कार्य पता होना चाहिए। इसका कार्य होता है AC को DC में परिवर्तित करना। AC को DC में परिवर्तित करना इसका काम है, और ये स्विच के रूप में काम भी करता है। देखिए ये किसके रूप में काम करता है, ये स्विच के रूप में काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, रिवीजन कर देता हूँ आपके लिए। ये इसका सिंबल है A4 एनोड पॉजिटिव, K4 कैथोड निगेटिव, और ये P क्रिस्टल और N क्रिस्टल से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और अर्धचालक युक्त ये कहलाती है, और स्विच के रूप में ये क्या करती है, काम करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। स्विच के रूप में ये काम करती है। अभी प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ही सवाल चल रहे हैं। जब AC ड्राइव DC ड्राइव का सवाल आएगा तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएंगी, AC और DC ड्राइव यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अगला सवाल है आपके लिए कि P टाइप अर्धचालक को पॉजिटिव से, है ना, P को पॉजिटिव से और N को निगेटिव से वोल्टेज दी जाती है तो PN जंक्शन क्या कहलाती है? PN जंक्शन फॉरवर्ड या रिवर्स कहते हैं, है ना। तो एक चीज बताना मैं आपको भूल गया कि जो डायोड होता है ना, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता है, यानी कि स्विच के रूप में काम करता है। देखिएगा आप यहाँ से कि अगर ये एक स्विच है, ये क्या है, ये एक स्विच है, ये अभी कैसा है, ये अभी खुला हुआ है, ये कैसा है, ये अभी खुला है, तो क्या इसमें से धारा का प्रवाह हो सकेगा? नहीं होगा ना। उसी प्रकार से डायोड जब रिवर्स बायस में होता है, किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा, तो उस समय धारा का प्रवाह नहीं कराता है ना। तो जैसे स्विच में धारा का प्रवाह नहीं होता, अगर इसमें धारा का प्रवाह कराना है तो स्विच को क्लोज करना पड़ेगा, स्विच को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और इसको आप क्या नाम दे देंगे, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन कैसे होता है, तो ये देखिए P हो गया और ये हो गया N क्रिस्टल, P को बैटरी के पॉजिटिव से, N को बैटरी को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया, है ना। अब इसमें से धारा का प्रवाह होने लगा, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस, है ना। बहुत सारे डायोड है, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड, आगे सभी डायोडों पर सवाल भी है, जीनर डायोड है ना, बहुत सारे डायोड है, सभी पर सवाल है यहाँ पर, ठीक है। अब है नेक्स्ट है कि जब P टाइप को जोड़ना था पॉजिटिव में लेकिन हमने जोड़ दिया निगेटिव में, और N टाइप को जोड़ना था निगेटिव में, हमने जोड़ दिया पॉजिटिव में, यानी कि उल्टा कनेक्शन कर दिया, तो PN जंक्शन क्या कहलाती है, रिवर्स बायस कहलाती है, और ये इस समय ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, ऑफ स्विच की तरह, क्योंकि जो बीच में आपको ये डिप्लेशन लेयर दिखाई दे रही होगी ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है ना। जो चार्ज कैरियर हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर मैं इसमें दिखाऊं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर जो है पतला है रिवर्स बायस के अकॉर्डिंग, है ना,
कैसा है, पतला है, इसीलिए इसमें से आसानी से चार्ज कैरियर जो है इधर से उधर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कि वह अधिक से अधिक वोल्टेज जहां तक एक डायोड ठीक तरीके से काम करता है, इसको क्या कहते हैं बताइएगा। वह अधिक से अधिक वोल्टेज जहां तक एक डायोड ठीक तरीके से काम करता है, इसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। इसको क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। कई बार एग्जाम में पीआईवी भी दे देता है, पीआईवी रेटिंग है ना, कई बार लिखा होता है वी और आर, तो इन सबको आपको यही समझना है कि पीक इनवर्स वोल्टेज ही होता है ना। मैंने अभी आपको बताया ना कि फॉरवर्ड बायस में ही हमारी डायोड काम करती है। फॉरवर्ड बायस में डायोड काम करती है यानी कि क्या होता है कि जब डायोड को हम रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, है ना, रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया हमारा, रिवर्स बायस का मतलब ये हो गया कि ये डायोड है, ये इसका निगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, हमारे पास यहाँ पर बैटरी है जो निगेटिव और पॉजिटिव इस प्रकार से है, तो इसको मैं यहाँ से कनेक्शन करता हूँ ऐसे, है ना। अब देखिए ये हमारी कैसी हो गई, ये हमारी उल्टा कनेक्शन हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन होता यूँ है कि रिवर्स बायस में भी अगर हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मान लीजिए 5 वोल्ट मैंने अप्लाई किया, तो रिवर्स बायस में जब ग्राफ बनता है ना, तो क्या होता है कि रिवर्स बायस में निम्न मान का करंट चलता है, जिसको हम देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रिवर्स बायस में निम्न धारा चलता है ना, डायोड में निम्न मान का करंट चलता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक डायोड है, रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो धारा का प्रवाह कितना होगा, निम्न, उच्च, मध्यम या बहुत उच्च, तो निम्न होगा। और इस धारा को क्या कहते हैं मेरे भाई, इस धारा को हम कहते हैं सेचुरेशन करंट। इसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन धारा कहते हैं, ठीक है ना। अब आप चाहेंगे कि रिवर्स बायस में मैं वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ाऊं ताकि ये जो करंट है ये निम्न से थोड़ा ज़्यादा हो जाए और हमारी डायोड चालू हो जाए, काम करना स्टार्ट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप रिवर्स में ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो आपकी डायोड क्या हो जाएगी, हमारी डायोड हो जाएगी खराब। क्या हो जाएगी, डायोड हो जाएगी खराब। इसीलिए हम रिवर्स बायस में वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, हमेशा इसका कनेक्शन सही करते हैं और फिर धारा का प्रवाह करा करके इसको स्विच के रूप में काम में लेते हैं, है ना। ये होता है एक डायोड का असली वर्किंग प्रिंसिपल। धीरे धीरे करके आप भी सीख ही जाएंगे डायोड क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होते हैं, रेक्टिफायर क्या होते हैं, सारी चीज़ सीख जाएंगे। सारे सवाल हैं इसमें आपके लिए, है ना, सभी लेवल का सवाल यहाँ पर लेकर के मैं आया हुआ हूँ। देखिए वो ग्राफ आपके सामने ये आ गई, करंट और वोल्टेज का चलने वाली ग्राफ। जब किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस में किया जाता है तो वह अधिक से अधिक सुरक्षित करंट जहां तक डायोड बिना खराब हुए काम कर सकता है, क्या कहलाता है ना। मैं अगर कहूं कि मैं अपने इस बाजुओं से 10 केजी का वजन उठा सकता हूं और वो 10 केजी का वजन मेरी क्या है, इस हाथ की मेरा कैपेसिटी है। अगर 20 केजी का वजन या फिर 10 से 11 केजी का वजन इस पे डाल दिया जाए तो हो सकता है मेरा हाथ उस वजन को ना सहन कर पाए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, इस हाथ का ब्रेक डाउन वेट, ब्रेक डाउन कैपेसिटी, ठीक है ना। वैसे ही एक डायोड के अंदर होता है कि फॉरवर्ड बायस में मान लीजिए हम करंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि 7 वोल्ट, है ना, तो धारा का प्रवाह आराम से होता रहता है। अब 7 की जगह हम 70 वोल्ट अप्लाई नहीं कर सकते ना मेरे भाई, क्योंकि 70 वोल्ट करेंगे तो लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी हमारी, ये खराब हो जाएगी डायोड। तो वही बोल रहा है कि अधिक से अधिक सुरक्षित करंट जहाँ तक डायोड बिना खराब हुए काम कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट। इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करंट, ठीक है ना, फॉरवर्ड करंट। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह है फॉरवर्ड वोल्टेज, है ना, इसको हम कहते हैं यहाँ तक का जो वोल्टेज है, यहाँ तक की नहीं, जहाँ से हमें करंट का ग्राफ मिलना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वोल्टेज है इसको हम कहते हैं कट इन वोल्टेज। इसको हम क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज। सिर्फ 0 से लेकर के और जहां तक करंट का ग्राफ हमें नहीं मिल रहा है वहां तक के वोल्टेज को जो अप्लाई आपने किया है, उस अप्लाई वोल्टेज को कट इन वोल्टेज कहते हैं। उसके बाद अगर वोल्टेज का मान और ज़्यादा आपने बढ़ाया, फॉरवर्ड वोल्टेज का मान आपने बढ़ाया और करंट का ग्राफ आपको मिल गया, तो फिर उस वोल्टेज को आप कट इन वोल्टेज नहीं, उस वोल्टेज को आप फॉरवर्ड वोल्टेज बोलेंगे, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ भी है फॉरवर्ड वोल्टेज मेरे भाई।
क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड वोल्टेज। अब करंट का ग्राफ यहाँ पर आपको मिल रहा है ना, मिल रहा है। आप अगर फिर भी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो आपका फिर तो ट्रांजिस्टर खराब होना ही है, ये डायोड तो खराब होना ही है, ठीक है ना। तो हर चीज़ का जैसे एक लिमिटेशन होता है ना, वैसे इसका भी लिमिटेशन है, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। रिवर्स बायसिंग टेस्टिंग के समय डायोड का प्रतिरोध बहुत उच्च या इन्फिनिट आती है तो डायोड कैसी होगी, बताइए। एक नया सवाल है आपके लिए, एक नया सवाल है कि रिवर्स बायस में अगर आपने डायोड को कनेक्ट कर दिया, रिवर्स बायस बोले तो इस प्रकार से, है ना, ऐसे, ये हमारी क्या है, रिवर्स बायस है ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गई, और इधर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये रिवर्स बायस हो गया हमारा। इस प्रकार से अगर आप कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करके और फिर एक आप मल्टीमीटर का यूज करेंगे, किसका, मल्टीमीटर का यूज करेंगे प्रतिरोध मापने के लिए। एक डायोड है, उस डायोड का आप मल्टीमीटर के माध्यम से प्रतिरोध मापेंगे। एक्चुअल में हम ये चेक करना है कि हमारी डायोड सही है या खराब है। अगर मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस का मान कैसा आता है, रेजिस्टेंस का मान आता है निम्न या फिर शून्य आता है, तो इस केस में हम क्या मानते हैं कि डायोड हमारी क्या है, शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट हो गया है ना, क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। अगर प्रतिरोध का मान कैसा आता है, उच्च आता है, और इसी पर सवाल बना है, देखिए, उच्च या फिर इन्फिनिट आती है, उच्च आती है या फिर अनंत आती है, तो फिर इस केस में हम क्या मानते हैं कि डायोड हमारी क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है ना। तो निष्कर्ष यहाँ से ये निकल के आता है कि अगर मल्टीमीटर से आप रेजिस्टेंस मापेंगे और रेजिस्टेंस का मान या निम्न आएगा, शून्य आएगा या उच्च आएगा, तो हमारा डायोड क्या है, खराब हो चुका है, हमारा डायोड क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। अगर शॉर्ट हो गया है तो भी खराब हो चुका है, ओपन हो गया है तो भी खराब हो चुका है, कहने का मतलब हमारी ये है ना। तो इस प्रकार से इसका मेजर करते हैं और आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इन्फिनिट आती है तो ओपन होगी, क्या होगी, ओपन होगी, ठीक है ना। ये सवाल है। अगला है कि वह कम से कम फॉरवर्ड वोल्टेज जिस मान पर करंट चलना प्रारंभ करता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं कट इन वोल्टेज, इसको हम क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज का मतलब अब समझाता हूं मैं अपने से ग्राफ बना करके, है ना, खुद से ग्राफ बना करके मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि जर्मेनियम का एक आपका ग्राफ, जर्मेनियम का आपके पास एक क्या है, शुद्ध अर्धचालक है, या फिर जर्मेनियम का बना एक डायोड है ना, जर्मेनियम का बना यानी कि शुद्ध अर्धचालक का बना हुआ आपके पास एक डायोड है। इस डायोड में आप वोल्टेज देते हैं और इसमें धारा का प्रवाह चलता है, उसी का ग्राफ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर हमारा जीरो है, सब कुछ जीरो है, मैं यहाँ पर वोल्टेज का इस प्रकार से लेवल बना देता हूँ, है ना। हमारी डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करती है, तो फॉरवर्ड बायस का मैं यहाँ पर FB लिख देता हूँ, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ठीक है। अब इसका जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस प्रकार से वोल्टेज का मान है ना। अब मैंने क्या किया, वोल्टेज इसमें अप्लाई किया 0.3, कितना, 0 से लेके 0.3। अगर जर्मेनियम का बना हुआ मेरा डायोड है तो 0.3 वोल्टेज अप्लाई करते हैं मुझे करंट का ग्राफ मिल जाएगा, ऐसे करंट का ग्राफ मुझे मिल जाएगी। अगर ये जर्मेनियम की जगह ये डायोड मेरी किसकी होती, सिलिकॉन की होती, तो उस केस में जो मुझे करंट का ग्राफ मिलता ना मेरे भाई, वो ग्राफ कहाँ पर मिलता, वो ग्राफ 0.7 वोल्ट पर, यहाँ पर मुझे ग्राफ मिलता है ना, 0.7 वोल्ट पर। तो वही आपसे कह रहा हूँ कि वह कम से कम फॉरवर्ड वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है जिस मान पर करंट चलना प्रारंभ करता है। अब करंट किस मान पर चलना प्रारंभ करेगा, ये बात किस पे डिपेंड है, ये बात है कि डायोड किस पदार्थ की बनी है। अगर जर्मेनियम की बनी है तो 0.3 वोल्टेज पर करंट चलना स्टार्ट होगी, सिलिकॉन की बनी है तो 0.7 वोल्टेज पर चलना स्टार्ट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इस वोल्टेज को हम कहते हैं कट इन वोल्टेज, जहां से करंट प्रारंभ हो जाती है चलना, ठीक है ना, जहां से वोल्टेज
जहां से करंट चलना प्रारंभ हो जाती है। जब एक डायोड को रिवर्स बायस में वोल्टेज देने से डायोड में से एकदम उच्च करंट प्रवाहित हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? जैसे कि हम ट्रांसमिशन लाइन में देखते हैं ना कि एकाएक वोल्टेज का बढ़ जाना, तो उसको हम वहां पर क्या पढ़ते हैं? सर्ज वोल्टेज, है ना। वैसे यहां पर बोला जा रहा है कि एकदम उच्च करंट प्रवाहित होने लगना, इस अवस्था को कहते हैं ब्रेकडाउन अवस्था। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन अवस्था। और एक बात याद रखना कि ब्रेकडाउन अवस्था में ना हमारी डायोड पूरी तरह से निपट जाती है, बिल्कुल काम लायक नहीं रहती, खराब हो जाती है। लेकिन इसी ब्रेकडाउन अवस्था को जीनर डायोड में इस्तेमाल में लिया जाता है। आपको पता है ना कि जीनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा डिटेल से, कि जो डायोड है ना रिवर्स बायस में जब ब्रेकडाउन अवस्था में पहुंच जाती है तो इसमें करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनंत करंट प्रवाहित होने लगता है, जिससे डायोड हमारी खराब हो जाती है। लेकिन यही ब्रेकडाउन अवस्था जीनर डायोड में क्या होता है, एक लिमिट, ब्रेकडाउन अवस्था में भी एक लिमिट मान का करंट फ्लो होता है, जिससे हमारी जीनर डायोड खराब नहीं होती है ना। अब खराब ना होने का रीज़न भी है कि उसमें अशुद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा मिलाई जाती है। जितना ज़्यादा अशुद्धि आप मिलाएंगे अर्धचालक में, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ठीक है ना, ये बात होती है। एक सामान्य डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज का मान लगभग कितना होता है, तो मैंने आपको बताया जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वोल्टेज। और इसी वोल्टेज पर करंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है चलना। अब आप कहेंगे कि सर हमारी डायोड स्टार्ट कब होती है? जब हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तब, या फिर जब करंट का ग्राफ हमें मिलने लगता है तब, जिसको हम कह सकते हैं कि करंट प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है तब। तो जब करंट प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है डायोड में, तभी जाकर के उसमें हम ये मानते हैं कि डायोड हमारी प्रारंभ हो चुकी है। अगर वोल्टेज 0.2 वोल्ट आपने अप्लाई कर रखा है और करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी डायोड चालू हो गई है, आप कतई नहीं कह सकते, है ना। ये होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स के ये जो सारे जो कंपोनेंट हैं, है ना, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट। तो आपको इसको डिटेल से समझना है। डायोड का उपयोग आप कहाँ पर करते हैं? तो देखिए, डायोड का उपयोग आप डीसी सर्किटों में सर्किट की आइसोलेशन के लिए करते हैं, तो बिल्कुल हम करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में करते हैं, है ना, ऑन ऑफ स्विच के रूप में करते हैं, यहाँ पे भी है। एम्पलीफायर के रूप में भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। क्लिपर और क्लैपर के रूप में भी करते हैं। फाइनल जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त सभी। इसके अलावा भी डायोड का तमाम जगहों पर उपयोग किया जाता है। स्पीड कंट्रोल के लिए, तापमान कंट्रोल के लिए आप यूज़ करते हैं ना, तरह तरह के जगह में इसका आज के टाइम पे यूज किया जा रहा है। सिग्नल डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है? जरा एक बार बताइएगा, सिग्नल डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज का मान कितना होता है? मुझे लगता है कि ये सवाल पहली बार आप देख रहे हैं ना, सिग्नल डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज। तो देखिए, जो सिग्नल डायोड है इसका जो PIV होता है, ये होता है दोस्तों 30 से 50 वोल्ट। कितना? 30 से 50 वोल्ट, है ना। PIV जो होता है ये 30 वोल्ट से 50 वोल्ट तक। लेकिन यहां पर मैं आपसे फॉरवर्ड करंट का मान पूछ दूं। कौन सा मान? फॉरवर्ड धारा में करंट का मान, फॉरवर्ड बायस में धारा का मान कितना होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है दोस्तों 40 मिली एम्पियर से 250 मिली एम्पियर तक। कितना? 250 मिली एम्पियर तक ये होता है सिग्नल डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज का मान। पीक इनवर्स वोल्टेज का मान और फिर फॉरवर्ड बायस में करंट का मान इतना होता है, तो आप इसको नोट करिएगा। बाकी पावर डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज बताइए, इसका कितना होता है? पावर डायोड जो है ना, ये ज़्यादा वोल्ट होता है इसके अकॉर्डिंग, है ना, सिग्नल डायोड के अकॉर्डिंग 50 से 1000 वोल्ट तक। लेकिन यहीं पर करंट की बात करी जाए तो करंट इसमें दोस्तों 30 एम्पियर से भी अधिक, है ना, से भी अधिक, 30 एम्पियर। अब देखिए 30 एम्पियर,
पावर डायोड जो है 30 एम्पियर से भी अधिक, और जो सिग्नल डायोड था वो मिली एम्पियर में चल रहा था। तो मिली एम्पियर छोटा है एम्पियर से, तो 30 एम्पियर अपने आप पे बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपका समथिंग 4-5 HP का जो मोटर होता है ना, इतना करंट लेती है। 4-5 HP की मोटर जितना करंट लेती है ना, उतना करंट ये पावर डायोड लेती है। बड़े आकार का पावर डायोड की बात कर रहा हूँ, है ना, छोटे मोटे नहीं। तो 30 एम्पियर से भी अधिक होते हैं, ये मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूँ। और जो PIV रेटिंग होती है वो 50 से 1000 वोल्टेज होता है ना, 50 से 1000 वोल्टेज इसका होता है। और चलिए इसका आंसर ये हो गया। अच्छा, मैंने इसका यूज नहीं बताया आपको ना, हो सकता है यूज के बारे में पूछ ले, सिग्नल डायोड का यूज कहाँ पर करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। इसका यूज आप रेडियो में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? रेडियो में करते हैं। और जो एक वेव डिटेक्टर होता है ना, जो सिग्नल को कैच करता है, डिटेक्ट करता है, वेव डिटेक्टर हो गया, रेडियो हो गया, और इसके अलावा स्विच के रूप में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 3 आप यूज लिख लीजिएगा। जीनर डायोड को दी गई रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से बढ़ जाए तो यह डायोड किस उपकरण की भांति कार्य करने लगती है ना। दोबारा सुनिएगा सवाल कि जीनर डायोड को दी गई रिवर्स वोल्टेज, यहाँ से आपका एक चीज और क्लियर हो जाता है कि जीनर डायोड किस बायस में काम करती है। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, है ना। जो हमारी जीनर डायोड है वो किस बायस में काम करती है, तो वो हमेशा रिवर्स बायस में काम करती है। कईयों बार दोस्तों ये एग्जाम में आ चुका है, रिवर्स बायस में काम करती है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से बढ़ जाए, है ना, रिवर्स वोल्टेज, तो यह डायोड किस उपकरण की भांति कार्य करेगा, तो यह स्थिर वोल्टेज सोर्स की भांति काम करता है। स्थिर वोल्टेज सोर्स की भांति काम करता है। और इस समय इसको हम क्या कहते हैं, इस समय हम इसको कहते हैं स्टेबलाइजर, है ना। ये इस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज को ये क्या करती है, स्टेबल करती है। ये स्टेबल का काम करती है ना। तो जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करती है और स्टेबलाइजर के रूप में काम करती है। आउटपुट वोल्टेज को ये स्टेबल करके रखती है, फ्लक्चुएशन को शांत करती है। वैरेक्टर डायोड किस बायस में काम करती है, ये बताइएगा। तो वैरेक्टर डायोड दोस्तों ये हमेशा मुझे भूल भी रहा है वैरेक्टर डायोड, है ना। लेकिन सिंबल मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। सिंबल इसका इस प्रकार से होता है। वैरेक्टर डायोड का सिंबल ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में यही पूछे, एग्ज़ाम में ऐसा भी सिंबल आपसे दे सकता है, ये कैथोड और ये एनोड। ठीक है ना, ये कैथोड और ये एनोड हो गया। ठीक है, तो वैरेक्टर डायोड किस बायस में काम करती है दोस्तों, ये आप देखिएगा। वैरेक्टर डायोड देखिए, जीनर डायोड हो गया रिवर्स बायस में, और डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में, और वैरेक्टर डायोड हो गया रिवर्स बायस में, टनल डायोड फॉरवर्ड बायस में। तो ये कौन सा हो गया, ये रिवर्स बायस हो गई। केवल रिवर्स बायस में ही ये काम करती है, इतना ध्यान रखिएगा। वैरेक्टर डायोड केवल रिवर्स बायस में काम करती है। ये आप सिंबल देख लो मेरे भाई, ये सिंबल आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, एक चीज और, ये आवेश का संग्रहण करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि वैरेक्टर डायोड का काम क्या होता है, तो ये चार्ज स्टोर करना, इसका क्या काम होता है, चार्ज को स्टोर करके रखना। लाइट एमिटिंग डायोड किस प्रकार के बायस में काम करती है, तो ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करती है। लाइट जनरेट करती है फॉरवर्ड बायस में ही। और एलईडी एक ऐसा युक्ति है दोस्तों, एलईडी एक ऐसी डायोड है जिसको स्टार्ट होने के लिए, है ना, जिसको क्या करने के लिए, जिसको स्टार्ट होने के लिए निम्न मान का वोल्टेज चाहिए और निम्न मान का करंट चाहिए। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज 1 से 2 वोल्ट, और वहीं पर धारा की बात करूं तो जो करंट है वो दोस्तों 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक, है ना। 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक करंट अगर इस पर आप इनपुट देंगे तो ये चालू हो जाती है, और 1 से 2 वोल्ट। इसीलिए यहाँ पर पावर लॉस बहुत कम होता है। पावर लॉस जो होता है
और आर्सेनिक गैलियम का बनाया जाता है ना, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड का बनाया जाता है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम से जो लाइट एमिट होता है उसका जो विकिरण निकलता है बहुत निम्न मान का होता है ना। उदाहरण के लिए बता दूं कि एलईडी किसकी बनती है, तो एलईडी लिखिएगा आर्सेनिक है ना, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड, आर्सेनिक फास्फाइड, फास्फाइड है ना, ये आपका एग्जाम्पल है। और भी गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड के अलावा भी जो एलईडी हैं अलग पदार्थ के भी बनते हैं, लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम के कभी नहीं बनते। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो एलईडी होता है, एलईडी मैकेनिकली वाइब्रेशन से कभी खराब नहीं होता है ना। ये बहुत बड़ी पॉइंट आपके लिए है कि मैकेनिकली यानी कि यांत्रिक रूप से वाइब्रेशन, आप इसको हिलाते रहिए, डुलाते रहिए है ना, वाइब्रेशन करवाते रहिए, ये कभी भी खराब नहीं होता। यूज की बात करें तो आज के टाइम पे हर जगह मोबाइल का डिस्प्ले, कैलकुलेटर का डिस्प्ले है ना, टेलीविजन में यूज होता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किटों में यूज होता है इंडिकेटर के रूप में, कार में यूज होता है, बाइक में यूज होती है ना, हर जगह एलईडी यूज हो रही है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल। फिर लाइट एमिटिंग डायोड की संचालित करंट रेटिंग कितनी होती है, तो अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया कि 5 मिली एम्पेयर से 10 मिली एम्पेयर के बीच में होती है ना, ये होती है। अगला, गीगाहर्ट्ज रेंज के ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और फ्लिप फ्लॉप गेट तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है बताइएगा। फॉरवर्ड बायस में कौन काम करता है, याद करिए। फॉरवर्ड बायस में आपकी काम करती है टनल डायोड है ना। कौन सा काम करती है, टनल डायोड, और आंसर क्या हो जाएगा, टनल डायोड। ये गीगाहर्ट्ज के रेंज में ऑसिलेटर के रूप में काम करती है ना, यानी कि ऑसिलेटर का काम है कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, वो भी गीगाहर्ट्ज में, तो ये टनल डायोड गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकती है, एम्पलीफाई कर सकती है टनल डायोड है ना, फ्लिप फ्लॉप गेट तैयार किया जा सकता है टनल डायोड से, क्या नहीं किया जा सकता यार। अब आइए समझते हैं इसके थोड़ा सा ग्राफ को। तो देखिए, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है ना, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। आप यहां पर देखिए कि ये जो ग्राफ बन रही है, ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इन वोल्ट्स, यानी कि फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को अप्लाई किया जा रहा है। इसमें ये होता है कि जब निम्न वोल्टेज, अगर इसमें निम्न मान का वोल्टेज टनल डायोड में इनपुट के रूप में जब आप अप्लाई करेंगे, तो इसमें इस धारा का प्रवाह बहुत तेजी से चलने लगता है। यानी कि आप अगर 0.5 वोल्ट अप्लाई करेंगे, जस्ट एग्जांपल, तो इसमें से मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगेगा। तो आपने जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई किया है, देखिए, और करंट आपको देखिए कहाँ तक मिल गया, ये देखिए, ये अपने पीक वैल्यू तक पहुँच गई। यहाँ पे लिखा भी है पीक पॉइंट है ना, पीक पॉइंट पे। फिर क्या होता है, एक ऐसा वोल्टेज, एक ऐसा फिक्स वोल्टेज है जहां तक आप अप्लाई करते हैं, जहां तक वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं, तो करंट अपने पीक मान तक पहुंच जाती है ना। फिर तुरंत बाद अगर वोल्टेज के मान को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिए, 1-2 वोल्टेज, तो यही करंट जो होता है ये तुरंत घटने लगती है। देखिए, घटने लगा, ग्राफ को आप पकड़िए, घटने लगा। यहां से लेकर के और यहां तक के इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डायोड है जिसका नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ऋणात्मक गुणांक विशेषता वाली ऐसी कौन सी डायोड है। तो याद रखना मेरे भाई, कभी भूलना मत इस चीज को, टनल डायोड है। वो कौन सा है, टनल डायोड है, ठीक है ना। अब जब करंट पीक से गिर करके नीचे चली गई, लेकिन 0 पर नहीं गई, यहां आ जाती, जब ये गिर के पूरा ये हरी वाली लाइन पे आ जाती तो 0 होती, लेकिन यहां पर नहीं आ रही है, ये यहीं पर आ रही है ना, यहीं पर आ रही है। इस पॉइंट को हम कहते हैं वैली पॉइंट। वैली के हिंदी में कहते हैं खाड़ी है ना, इसको क्या कहते हैं, खाड़ी।
फिर क्या होता है कि हम फॉरवर्ड वोल्टेज को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो करंट हमारी जस्ट बढ़ने लगती है। ये देखिए, वाह, करंट का ग्राफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप जब देख रहे हैं नागिन डांस करते हुए ग्राफ बन रही है, तो ये नागिन डांस वाली जो ग्राफ है ना, ये टनल डायोड की है। ये किसकी है? टनल डायोड की। अब कुछ ना कुछ भूल ही जाता है यार, मैं सिंबल आपको बना के दिखा देता हूं ना, सिंबल आपको बना के दिखा देता हूं। संकेत, इसका जो सिंबल होता है वो कैसे होता है? तो सिंबल इसका एनोड और कैथोड वाली ही होती है, कोई अलग से नहीं होती, लेकिन ऐसा होता है। ये है कैथोड और ये है एनोड। ये जो बीच वाली चीज़ें हैं ना दोस्तों, इसको आप खुद से भर लिया करिए, मैं हर बार नहीं फिल कर पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको फिल कर लिया करिए, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है एनोड और कैथोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी पावर डायोड हमने पढ़ लिया, लाइट एमिटिंग डायोड हमने पढ़ लिया, वैरेक्टर डायोड हमने पढ़ लिया, और टनल डायोड का सवाल ही आपके सामने खड़ी है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि डायोड की मदद से डीसी में रेक्टिफाई करके फिल्टर सर्किट द्वारा शुद्ध डीसी प्राप्त करने की इस विधि को क्या कहते हैं? मैं ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, मैं रेक्टिफिकेशन को क्लिक करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज कहाँ पर करते हैं? आप तो कह देंगे सर बैटरी चार्ज करने के लिए करते हैं, लेकिन सर डिटेल भी बताएंगे कि कैसे बैटरी चार्ज होता है। रेक्टिफायर के अंदर क्या लगी होती है? मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो रेक्टिफायर होता है ना मेरे भाई, रेक्टिफायर के अंदर क्या लगी होती है? डायोड लगी होती है। मैंने डायोड को बताया क्या काम करती है, ये एसी को डीसी में काम करती है। अगर मैं कहूँगा कि एसी का ग्राफ कैसा होता है, तो एसी का जो ग्राफ होता है ना वो इस प्रकार होता है। एक ऊपर होता है पॉजिटिव सिग्नल, नीचे होता है नेगेटिव सिग्नल। फिर मैं आपसे ये भी सवाल पूछूंगा कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है, कौन सी रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो इसमें डायोड कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें डायोड की जो संख्या है वो तो एक ही होगी। कितनी होगी? एक होगी। तो मैं ये कहूँगा कि जो साइन है, एसी का जो साइन है, ये तो दो है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो क्या डायोड, एक ही डायोड दोनों वेव को रेक्टिफिकेशन कर लेगा? तो दोनों वेव का रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाता, यानी कि पॉजिटिव का रेक्टिफिकेशन कर लेगा ये डायोड, निगेटिव का रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएगा। तो हमें जो आउटपुट में डीसी मिलती है, ये डीसी क्या है? ये आउटपुट है ना। ये आउटपुट हमें कैसा देता है? ये पल्सेटिंग देती है, जिसको हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? स्पंदित, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? स्पंदित होती है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से हमें कैसा आउटपुट में डीसी प्राप्त होती है? तो स्पंदित डीसी प्राप्त होती है। कैसा? स्पंदित डीसी प्राप्त होती है। और इस स्पंदित डीसी से हम कभी बैटरी चार्ज नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि हो गया हमारा फिल्टर सर्किट, है ना, फिल्टर सर्किट। अब ये फिल्टर सर्किट क्या करती है? शुद्ध डीसी हमें देती है, आउटपुट में शुद्ध आउटपुट डीसी देती है। और इस शुद्ध आउटपुट डीसी से आप क्या करते हैं? बैटरी आवेशन, बैटरी का चार्ज करते हैं। तो शुरू से लेके मैंने बता दिया ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? डायोड का काम क्या होता है? रेक्टिफायर के अंदर क्या लगी होती है? डायोड। और डायोड का काम क्या होता है? आउटपुट कैसा मिलता है? इस आउटपुट को प्योर आउटपुट बनाना है तो कौन सा सर्किट लगाते हैं? फिर हम बैटरी का चार्ज करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। चलिए, इसी के साथ है नेक्स्ट हमारा कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कुल कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, अगर मेरा आपसे एक सवाल होता कि क्या है फुल वेव ना, फुल वेव में सेंटर ब्रिज है ना, फुल वेव में सेंटर ब्रिज रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर सर्किट है, तो इसमें कितने डायोड होते रेक्टिफायर में, है ना। सेंटर टैप वाला रेक्टिफायर है तो इसमें डायोड की संख्या कितनी होगी? तो आप क्या लिखेंगे? इसमें 2 डायोड होंगे। लेकिन यही फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है
कौन सा है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, तो इसमें 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इसमें 4 डायोड हो जाएंगे, है ना। तो फिर तो आप कहेंगे कि सर एसी का साइन 2 ही होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और आपने डायोड लगा दिया 4, तो 2 डायोड एक्स्ट्रा क्यों लगाया। एक्स्ट्रा इसलिए लगाया कि डायोड की संख्या बढ़ने से ना यहाँ पर रेक्टिफिकेशन आसान हो जाता है, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस आसान हो जाता है, और रेक्टिफाई बहुत अच्छे तरीके से होता है ना, उसमें फिर पल्सेस वगैरह नहीं रहते। फुल वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त परिणामित्र के किस वाइंडिंग से सेंटर टैप निकाली जाती है, तो ये हमेशा द्वितीयक वाइंडिंग से ही, द्वितीयक वाइंडिंग के सेंटर पॉइंट से टैपिंग्स निकाली जाती है ना, इसको ध्यान रखिएगा। पाई फिल्टर सर्किट द्वारा किस प्रकार का आउटपुट प्रदान किया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा ना बैक ले जाना चाहूँगा और चीज़ों को रियलाइज कराऊंगा। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर को मैंने क्या बताया था आपसे कि जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें स्पंदित डीसी मिलता है। उस स्पंदित डीसी को मैंने फिल्टर सर्किट के द्वारा दोबारा फिल्टर किया, उसके बाद बैटरी को चार्ज किया। तो वो जो फिल्टर सर्किट है ना मेरे भाई, उसी फिल्टर सर्किट में से एक फिल्टर है पाई फिल्टर सर्किट। क्या है, पाई फिल्टर सर्किट। इस पाई फिल्टर सर्किट को समझना आपको बहुत ही जरूरी है हमें। अब देखिए सर्किट तो कैसा है, फिल्टर वाली है, चाहे पाई फिल्टर हो चाहे कोई सा भी फिल्टर हो, शंट फिल्टर हो, है ना, कैपेसिटर फिल्टर हो, हमें तो आउटपुट में शुद्ध डीसी ही मिलेगा, लेकिन उसके प्रोसेस को समझना थोड़ा सा जरूरी है। यहाँ पर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हम क्या समझ सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर है तो 220 वोल्ट एसी ले रही होगी, 50 हर्ट्ज वाली सप्लाई के साथ ये हाफ वेव रेक्टिफायर का ट्रांसफार्मर कनेक्ट है। यानी कि यहाँ पर इनपुट के रूप में क्या है, एसी सप्लाई है, ठीक है ना, एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई का जो ग्राफ है मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा बना करके, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसी में बताओ डायोड लगा होगा कि नहीं लगा होगा, तो ये 220 वोल्ट एसी को ये 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं करेगा, कर देगा ना। अब ये ट्रांसफार्मर जो है ना, ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को भी घटा देगी। हो सकता है ये ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को 24 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दे, फिर 24 वोल्ट एसी को डायोड 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अब 24 वोल्ट डीसी है, अब इस 24 वोल्ट डीसी जो हमें मिल रहा है आउटपुट में, उसमें पल्स है, सॉरी उसमें स्पंदित है, वो स्पंदित है, शुद्ध डीसी नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया C1, कैपेसिटर C1 हमने लगा दिया। ये कैपेसिटर क्या करेगा, इसको रेक्टिफाई करेगा, है ना, शुद्ध डीसी बनाने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए कि 80% ये शुद्ध डीसी दे पाता है, 100% नहीं दे पाता। इसके बाद यहाँ से इस 80% फिल्टर हुए डीसी सप्लाई को यहाँ से ट्रांसफर करती है और ये कहाँ पहुँच जाती है, एल के पास। एल क्या है, इंडक्टर है। अब इंडक्टर क्या करेगा, एसी का अगर कुछ गुण होगा, यानी कि 80% ये डीसी है, तो इसका मतलब कि 20% अभी इसमें एसी का ही गुण है, 80% डीसी है। तो यहाँ से जो एसी का गुण होगा इस डीसी सप्लाई में, उसको ये रिमूव कर देगा एल सर्किट। मान लीजिए एसी का कुछ अंश है ना, 0.5% एसी का कुछ अंश अगर बच गया इस डीसी सप्लाई में, डीसी आउटपुट में, आउटपुट डीसी में, तो फिर ये कैपेसिटर नंबर C2 जो है ये 0.5% को भी हटा देगा। यानी कि इस एसी का एक भी अंश आउटपुट में जो डीसी के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है उस डीसी में नहीं होना चाहिए, प्योर डीसी होना चाहिए, एसी का एक भी अंश नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने 3 बार इसको फिल्टर किया है। जैसे पानी आप छानते हैं ना छन्ना से 3 4 बार, तो पूरा कचरा छन जाता है, वैसे ही एसी का पल्स एक भी नहीं रहना चाहिए इस डीसी में। तो हमने C1 से फिल्टर किया, फिर L सर्किट लगा के फिल्टर किया, फिर C2 से हमने फिल्टर किया। हमें अब यहाँ पर 100% डीसी प्राप्त हो गया आउटपुट में 100% डीसी प्राप्त हो गया। अब हमारा ये क्या है, RL लोड है, इस लोड को हम 100% डीसी पावर देंगे और ये हमारा बिंदास तरीके से चलेगी। तो इस प्रकार से पाइप फिल्टर का ये पूरा प्रोसेस होता है और पाइप फिल्टर द्वारा हम फिल्टर करते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में रिपल फैक्टर हर्ट्ज प्रति सेकेंड कितना होता है बताइएगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में रिपल फैक्टर,
रिपल फैक्टर मेरे भाई एक ऐसा पैरामीटर्स है जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपका जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है ना, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस आसान हो जाता है। हम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं कह सकते, रेक्टिफाई करना आसान हो जाता है। अगर रिपल फैक्टर का मान ज्यादा है तो रेक्टिफाई करना आसान हो जाता है, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस करना आसान क्या होगा, तो ये होता है फुल में 100 हर्ट्ज प्रति सेकेंड, और 50 होता है ये हाफ वेव रेक्टिफायर में, है ना, और ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर में। रिपल फैक्टर का मान एक्चुअल में ये होता है। क्लियर। नेक्स्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर में कोर सैचुरेशन दूर करने के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है, तो इसके लिए देखिए बड़ा ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं ना, कोर का सैचुरेशन कम करने के लिए बड़ा ट्रांसफार्मर का, और छोटा ट्रांसफार्मर का यूज हम करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। वह यंत्र जो वैद्युतिक सिग्नल की वेव फॉर्म, एम्पलीट्यूड तथा फ्रीक्वेंसी को सीआरटी की स्क्रीन पर दिखाए क्या कहलाती है ना। सवाल पढ़ते ही आपको आंसर पता चल गया होगा क्या कहलाती है, तो इसको हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, है ना, ऑप्शन नंबर डी, CRO। इसको हम क्या कहते हैं, CRO। इसमें हम फ्रीक्वेंसी, वेव फॉर्म और सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है, इन तीनों का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब, इसके अंदर की ओर किस पदार्थ की कोटिंग की जाती है, तो मेरे भाई जिंक ऑक्साइड को याद रखिएगा और जिंक ब्रिलियम सिलिकेट को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये सही होगा, जिंक ब्रिलियम सिलिकेट और जिंक ऑक्साइड, ये कोटिंग की जाती है। कोटिंग किस लिए की जाती है, क्योंकि जो ब्राइटनेस है, जो इसके अंदर लाइट जनरेट होती है ना, वो लाइट एब्जॉर्ब ना होने पाए। अगर जैसे कि ये डिस्प्ले जो है ये दीवार है ना, अगर इस पे मैं लाइट फोकस करूंगा तो इस दीवार के अंदर लाइट चली जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं अंदर ना आए, वो रिफ्लेक्ट करके बाहर आ जाए। इसीलिए हमने क्या कर दिया, एक पदार्थ की कोटिंग कर दिया, उस पदार्थ का नाम है जिंक ब्रिलियम सिलिकेट, जिंक ऑक्साइड। क्लियर। CRO में वेव फॉर्म की मोटाई को किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, CRO का डायग्राम आपके सामने है, जरा समझिएगा। इसको हम कहते हैं फोकस कंट्रोल। क्या कहते हैं, फोकस कंट्रोल, है ना। यहां पर देखिएगा, ये रहा आपका फोकस कंट्रोल, ये फोकसिंग, है ना। इसका काम क्या होता है कि वेव फॉर्म की मोटाई को कंट्रोल करना। मान लीजिए कि AC का तो हम सिग्नल यहां पर मापते हैं, है ना, AC का, तो AC का सिग्नल जो होता है ऐसे चलता है। अगर मान लो कि ये ऐसे ना चल के ऐसे चलने लगे, ऐसे, तो क्या आप इसको समझ पाएंगे, आप क्या समझ पाएंगे, नहीं। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, फोकसिंग कंट्रोल का यूज किया जाता है। ऑन ऑफ स्विच द्वारा आप क्या करेंगे, ऑन ऑफ स्विच के द्वारा आप इसको सप्लाई ऑन ऑफ करेंगे, है ना, सप्लाई को ऑन और ऑफ करेंगे। इंटेंसिटी कंट्रोल का काम ये होता है, इंटेंसिटी कंट्रोल से आप ये करते हैं कि ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। किसको, ब्राइटनेस को, है ना, चमक को नियंत्रित करते हैं। डिस्प्ले के, है ना, डिस्प्ले के, स्क्रीन चमक को नियंत्रित करना, ये इंटेंसिटी कंट्रोल। ट्रिगर कंट्रोल का काम क्या होता है, तो ट्रिगर कंट्रोल का काम होता है कि जो फ्लक्चुएट होता है स्क्रीन पर, जो वेव फॉर्म, उसको क्या कहते हैं, बबलिंग करना, अपने भाषा में कहते हैं ना जर्क मारना, तो जर्क को कम करता है। ये क्या करता है, जो डिस्प्ले पे सिग्नल चल रही है उस सिग्नल में जो जर्क आ रही है, ठीक है ना, जर्क को नियंत्रित करना। मैं अपने भाषा में लिख रहा हूं दोस्तों, जर्क को नियंत्रित करना, ये ट्रिगर कंट्रोल है, ट्रिगर कंट्रोल का काम है। ये सब बटन होते हैं मेरे भाई, इन सभी का काम होता है बटन, सॉरी, इसके अंदर का ये सारा चीजें हैं। PNP ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक चार्ज कैरियर क्या होते हैं, तो PNP के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पर होगा P, है ना, ये होगी N, फिर होगी P, है ना, PNP। यहाँ पे होगा एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इसमें क्या है,
होल्स ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? मैं P को का नाम दूंगा, P को नाम दूंगा मैं होल्स, और N को नाम दूंगा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या होल ज़्यादा है? तो आप कहेंगे होल ज़्यादा है, तो फिर आप होल की तरफ जाइए, आप होल ऑप्शन की तरफ जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक वाहक क्या है? तो एनपीएन का भी लीजिए बना के दिखाई देता हूँ मैं आपको। एनपीएन में क्या होता है? ये है एन पी और ये है एन, है ना, एन पी एन। यह है एमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल। तो इसमें भी एन जो है वो इलेक्ट्रॉन है और पी जो है ये होल्स हैं, होल्स पॉजिटिव आवेश रखते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन, है ना। होल्स के अंदर कैसे आवेश होते हैं? तो होल्स के अंदर पॉजिटिव आवेश होते हैं। एक ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो कितने हो गए? 3 हो गए, है ना। आप यहां पर बना के देखिएगा, देखिए एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब मैं साइज भी आपको बताऊंगा, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये कितने टर्मिनल हो गए? ये टोटल हो गए आपके 3 टर्मिनल। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है ना, किसका? एमीटर का होता है, बेस का होता है, कलेक्टर का होता है। तो आकार के अकॉर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो आकार सबसे ज़्यादा होता है कलेक्टर का, है ना, जो जिला में बैठता है। फिर है उसके बाद संग्राहक, कलेक्टर संग्राहक एक ही है, एमीटर का, एमीटर। उसके बाद सबसे छोटी जो होती है वो बेस टर्मिनल होता है। अगर मैं यहीं पर डोपिंग की बात करूं, अशुद्ध की, तो सबसे ज़्यादा अशुद्धि होती है एमीटर में। किस में होती है? एमीटर में। इसके बाद होती है कलेक्टर में, और कलेक्टर के बाद होती है बेस में, यानी कि बेस हमेशा पीछे ही रहता है ना। तो ये है। अशुद्धि के बारे में भी एग्जाम में सवाल आ चुका है कि सबसे छोटा टर्मिनल कौन सा है? तो आप क्या लिखेंगे? बेस। सबसे कम अशुद्धि वाला टर्मिनल कौन सा है? तो बेस टर्मिनल में सबसे कम अशुद्धि, इसीलिए इसमें धारा का प्रवाह बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा धारा का प्रवाह किस टर्मिनल से होता है? तो एमीटर से, क्योंकि अशुद्धि इसमें सबसे ज़्यादा है, डोपिंग की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इसलिए चालकता इसकी सबसे ज़्यादा है। यदि किसी ट्रांजिस्टर की बायसिंग कट ऑफ क्षेत्र में कर दी जाए तो वह कैसा व्यवहार करेगी? बताइएगा। यदि किसी ट्रांजिस्टर की बायसिंग कट ऑफ क्षेत्र में कर दी जाए, कट ऑफ क्षेत्र का मतलब क्या है? पहले आप ये समझिए, कट ऑफ क्षेत्र का मतलब क्या है ना। जब आप कट ऑफ क्षेत्र का मतलब समझ जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये है आपका एमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर, एमीटर, बेस, कलेक्टर, है ना। ये पूरे आपके ट्रांजिस्टर का 80%, लगभग 80% भाग कलेक्टर का होता है और 5% भाग आपका बेस का होता है ना। बाकी 15% भाग जो होता है वो एमीटर का होता है। कहने का मतलब कि 15% एरिया पूरे ट्रांजिस्टर का एमीटर का होता है, 80% एरिया कलेक्टर का, 5% एरिया बेस का होता है। इस प्रकार से 100% आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसमें कितने जंक्शन तैयार हुए? तो इसमें टोटल मिला करके दोस्तों कितने जंक्शन हो गए? एक है आपका एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा है कलेक्टर बेस जंक्शन, 2 जंक्शन हो गए। अगर इसको मैं किसकी बात कर रहा है? कट ऑफ क्षेत्र की। अगर मैं एमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दूं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दूं, तो इस प्रकार की बायसिंग को कही जाती है कट ऑफ क्षेत्र, कट ऑफ बायसिंग। इस बायसिंग में हमारी ऑफ स्विच की तरह काम करती है ये ट्रांजिस्टर, यानी कि धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। समझ रहे हैं? धारा का प्रवाह इसमें इस टाइम पे नहीं हो पाता है ना। एक्टिव क्षेत्र में ट्रांजिस्टर किस रूप में काम करता है? तो एक्टिव क्षेत्र में आपको क्या समझना है? एक्टिव क्षेत्र में देखिए, एक्टिव क्षेत्र के लिए आपका ये हो गया, है ना, ये है आपका एमीटर, बेस और ये कलेक्टर। इसमें क्या होता है कि एमीटर बेस जंक्शन और ऊपर लिख देता हूं मैं कलेक्टर बेस जंक्शन, 2 जंक्शन हो गए। तो एमीटर बेस जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में
और कलेक्टर बेस जंक्शन ये भी फॉरवर्ड बायस में। तो जब दोनों जंक्शन कहाँ है, इनको जंक्शन बोला जा रहा है, ये जो है ना, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ रेड कलर से इसको, ये जंक्शन है, ये पहला एमिटर बेस जंक्शन और ये दूसरा है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इस प्रकार से जब इसको कनेक्शन किया जाता है, बायसिंग करी जाती है, तो इसको हम एक्टिव रीजन कहते हैं। और एक्टिव रीजन में हमारा एम्पलीफायर की तरह काम करता है और एलिवेटर की तरह काम करता है ये ट्रांजिस्टर, समझिएगा। एम्पलीफायर पता है ना, करंट गेन बढ़ाता है, वोल्टेज गेन बढ़ाता है और साथ में पावर गेन भी बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा करंट गेन को परिभाषित कर रहा है, बताइएगा। एक डायोड के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक डायोड है, उस डायोड का हमें करंट गेन पूछ रहा है। तो आपको तो पता है कि हमेशा आउटपुट बटा इनपुट को ही हम समझते हैं करंट की दक्षता। तो आउटपुट क्या है, डायोड को मैं यहां पर लिख रहा हूं, डायोड से प्राप्त, है ना, डायोड से प्राप्त आउटपुट धारा, क्योंकि डायोड हमें एसी को डीसी में बदल के दे रहा है, तो डीसी में जो हमें आउटपुट में धारा प्राप्त हो रही है वो, और इनपुट क्या है, डायोड को दिया गया, डायोड को दी गई करंट, दी गई धारा, ठीक है ना। ये है आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन द्वारा वोल्टेज गेन 100 गुना से भी अधिक प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हम इसको कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं अपने ट्रांजिस्टर को, है ना। ट्रांजिस्टर में जो एमिटर बेस कलेक्टर टर्मिनल होता है, तीनों टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल को एक बार हम कॉमन मानते हैं, ठीक ना। एक बार हम बेस को कॉमन मानते हैं, एक बार कलेक्टर को, एक बार एमिटर को। तो तीन प्रकार से हम इसको, तीन प्रकार से हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आपसे पूछा है कि वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आउटपुट में जो वोल्टेज मिलता है हमें वो 100 गुना से भी ज़्यादा मिलता है। यानी कि अगर एक वोल्टेज इनपुट में देते हैं तो आउटपुट में उसको वृद्धि करके 100 गुना देता है। आप ट्रांजिस्टर में क्या पढ़ते हैं कि करंट गेन बढ़ाना, वोल्टेज गेन बढ़ाना। वोल्टेज गेन का मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज में वृद्धि करना। इनपुट में ट्रांजिस्टर को आपने 1 वोल्ट दिया तो आउटपुट में कितना वोल्टेज दे दिया, 100 गुना, 100 वोल्ट दे दिया। तो ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका एमीटर बेस जंक्शन होता है, एमीटर बेस जंक्शन में हिंदी में लिख दे रहा हूं, है ना, हिंदी में लिख रहा हूं, जो एमीटर बेस जंक्शन होती है ना, ये कैसी होती है, ये फॉरवर्ड बायस में एमीटर बेस जंक्शन, और संग्राहक जिसको हम कलेक्टर बेस जंक्शन बोल रहे हैं, संग्राहक बेस जंक्शन, संग्राहक बेस जंक्शन जो होता है ये रिवर्स बायस में होती है ना। इसीलिए दोस्तों इसमें जो आउटपुट धारा गेन प्राप्त होती है, आउटपुट करंट गेन हमें प्राप्त होती है, वो कैसी होती है, वो निम्न मान वाली, आउटपुट में हमें कैसी मिलती है, निम्न मान वाली। और आउटपुट वोल्टेज गेन, नोट करिएगा, आउटपुट वोल्टेज गेन कितना मिलता है, तो ये 100 गुना, कितना मिलता है, 100 गुना। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, इनपुट इंपीडेंस, है ना, इनपुट इंपीडेंस, तो आप लिखिएगा निम्न। अगर आउटपुट सर्किट का इंपीडेंस पूछूं मैं तो लिखिएगा उच्च, उच्च, है ना। तो ये सब छाप लीजिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए ना एकदम ताबड़तोड़ मसाला है ना। ये हर जगह आपको मिलने भी वाला नहीं है, ये सारी चीज़ें आप नोट करिए। यहाँ पर 6 सवाल मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। एमीटर बेस जंक्शन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में किस प्रकार से जुड़ा होता है, फॉरवर्ड बायस में जुड़ा होता है, आप देख लो, ठीक है ना। और कलेक्टर बेस जंक्शन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में किस प्रकार से जुड़ा होता है, रिवर्स बायस में।
आउटपुट में करंट गेन कैसा होता है, निम्न मान वाली, किसमें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्टेज गेन 100 गुना ज़्यादा। देख लीजिए, इन्हीं में से एक सवाल बन चुका है। फिर है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट में इनपुट इंपीडेंस कैसा होता है, निम्न होता है। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट इंपीडेंस कैसा होता है, तो उच्च होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए दोस्तों एग्जाम के लिए बेस्ट मसाला है, इसको आप लपक लीजिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे ही और भी सवाल है कि उच्च करंट गेन प्राप्त करना है तो किस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन सर्किट आप तैयार करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का भी आपको विशेषता लिखना होगा, जैसे कि इसमें जो एमीटर बेस जंक्शन होता है ना, मैं अब हिंदी से ही लिख रहा हूं, जो इसमें भी एमीटर बेस जंक्शन होती है, एमीटर बेस जंक्शन इसमें कैसी होती है, रिवर्स बायस में। और संग्राहक बेस जंक्शन यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन, ये कैसी होती है, ये होती है फॉरवर्ड बायस में, है ना, ये होती है फॉरवर्ड बायस में। अब आ जाइए, ये आउटपुट में धारा गेन कैसी देती है, तो आउटपुट में धारा गेन ये उच्च देती है, कैसी देती है, उच्च। आउटपुट में वोल्टेज गेन कैसा प्राप्त होता है इस कॉन्फ़िगरेशन से, तो हमें मिलता है इकाई के करीब, सदैव इकाई, कैसा मिलता है, सदैव इकाई, हमेशा इकाई हमें मिलता है आउटपुट में वोल्टेज, ठीक है ना। और इस कॉन्फ़िगरेशन के सर्किट के इनपुट इम्पीडेंस का मान कैसा होता है, तो उच्च होगा। और आउटपुट इम्पीडेंस कैसा होगा सर्किट का, तो ये निम्न होगा, है ना। तो ये सवाल जो है ना, ये आपके लिए इतना बढ़िया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इतना अच्छा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये सब सीखने के लिए ना, आप राजस्थान जाते हैं, आप कोटा जाते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, आप बिहार जाते हैं, आप यूपी हरियाणा जाते हैं कोचिंग करने। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सिखा रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ लो आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, एमीटर बेस जंक्शन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में रिवर्स बायस में होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में फॉरवर्ड बायस होता है। फिर इसमें आउटपुट करंट गेन उच्च होता है, आउटपुट वोल्टेज सदैव इकाई होता है। इस सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस उच्च होता है, इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस निम्न होता है ना। तो इस प्रकार से 44 नंबर का आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से डीसी ड्राइव के अवयव कहलाते हैं। अब आइए, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 44 सवाल थे, और आप देख लिए कि वो 44 सवाल बेशक था, लेकिन हमने कितना कंसेप्ट उसमें से बनाया, कितना कंसेप्ट बनाया। उसको चाहे तो आप 150-200 सवाल बना सकते हैं, इतना बनाया। 2 ही सवाल में मैंने 8-10 सवाल कंप्लीट करा दिए। अभी आपने देखा ना 43 और 44 नंबर का, ठीक है। कुछ चीज़ें तो मैं वैसे ही बोल देता हूं जो प्रश्नों का आंसर ही रहता है, जिसको मैं लिख नहीं पाता, ठीक है ना। समझने वाले समझ रहे हैं, नोट करने वाले छाप भी रहे हैं। भैया आप भी पीछे मत रहना, हर एक बात को आप कान खड़े करके सुनना, ठीक है। अब डीसी ड्राइव की तरफ आइए और डीसी ड्राइव में खेला करते हैं, डीसी ड्राइव को समझते हैं कि डीसी ड्राइव क्या करें कि निम्नलिखित में से डीसी ड्राइव के अवयव कौन से हैं। नियंत्रक उपकरण और कार्यकारी मशीन। कार्यकारी मशीन तो सही है, नियंत्रण उपकरण, कार्यकारी मशीन नहीं, कार्यकारी मशीन नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है ना। कार्यकारी मशीन, अब ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। मोटर तो सही है, नियंत्रण उपकरण हाँ ये सही है, और मोटर भी सही है। पावर सप्लाई, मोटर तो सही है लेकिन ये पावर सप्लाई गलत हो गया। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक उपकरण एवं मोटर, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला देखिए कि डीसी ड्राइव का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एसी ड्राइव के बारे में बोल रहा है। तो एसी ड्राइव जो होते हैं ना, समझिए ड्राइव क्या है एक्चुअल में। ड्राइव
एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसके अंदर थायरिस्टर लगे होते हैं और थायरिस्टर का फायरिंग एंगल को चेंज कर करके हम मोटर की गति को चेंज कर लेते हैं, मोटर के घूमने के डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं और मोटर के टॉर्क को भी चेंज कर लेते हैं। तो ये मोटर के तीनों जो फैक्टर हैं, तीनों जो पैरामीटर हैं, इन तीनों पैरामीटर को हम चेंज कर लेते हैं और जो चेंज करने वाली युक्ति है ना मेरे भाई, वही कहलाती है ड्राइव। अब ये ड्राइव एसी प्रकार की भी हो सकती है और डीसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, फिलहाल अभी सवाल जो है ये एसी पर है। तो ये एसी है तो इंडक्शन मोटर एसी सप्लाई से चलती है तो हम इसको सही मानेंगे, और तुल्यकालिक मोटर भी एसी सप्लाई से ही चलती है तो इसको भी सही मानेंगे। अब आपसे मेरा एक सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि क्या तुल्यकालिक मोटर इंडक्शन मोटर है या फिर नहीं है? क्या तुल्यकालिक मोटर इंडक्शन मोटर है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आंसर अभी तो फिलहाल आपका होगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को ही मानिए कि सभी हैं, है ना, सभी। नेक्स्ट सवाल है, एसी ड्राइव को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कि एसी ड्राइव के भी अलग अलग नाम होते हैं, तो उसको हम देखिए, उसके काम करने के अकॉर्डिंग हम उसको पहचानते हैं। जैसे कि वेरिएबल ड्राइव हो गया, है ना, समायोजित यानी कि एडजस्टेबल ड्राइव हो गया। तो ये दोनों हैं, ये दोनों इसके नाम हैं, ये दोनों क्या है, इसी के नाम हैं। तो एडजस्टेबल हो गया और वेरिएबल हो गया। क्लियर है मेरे भाई? डीसी ड्राइव में मोटर की गति आधार गति से अधिक करने के लिए उपयोग किया जाता है। डीसी ड्राइव में मोटर की गति आधार गति से कम करने के लिए हम वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं। किसका? हम वोल्टेज रेगुलेटर का यूज कर लेते हैं और वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा हम डीसी ड्राइव में मोटर की गति आधार गति से अधिक के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो एक एक चीज देखते रहिएगा ताकि चीजें आपका क्लियर हो, क्योंकि मोटर को आप अभी पढ़ रहे हैं और मोटर देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी देती है ना, मोटर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देती है। तो डीसी ड्राइव में मोटर की गति जो होती है आधार गति से अधिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्टेज ड्राइव। नहीं, वोल्टेज ड्राइव नहीं होगी, फील्ड ड्राइव होगा। कौन सी? फील्ड ड्राइव के द्वारा, ना कि वोल्टेज ड्राइव। याद रखिएगा, फील्ड ड्राइव होगा, वोल्टेज ड्राइव नहीं होगी, है ना। पुनः उत्पादित, जिसको रीजनरेटिव कहते हैं, डीसी ड्राइव नियंत्रित करती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया ना कि ये घूर्णन गति को भी करती है, मोटर की भी गति करती है और टॉर्क भी ये परिवर्तित कर देती है, चेंज कर देती है। तो तीनों फैक्टर को, तीनों पैरामीटर को ये कंट्रोल कर लेती है। हार्मोनिक्स पावर सप्लाई का उपयोग कहाँ किया जाता है बताइएगा? हार्मोनिक्स पावर सप्लाई का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हैं? तो देखना, सबसे पहले हार्मोनिक्स पावर सप्लाई क्या है? ये यूज तो डीसी एसी ड्राइव में करते हैं, डीसी में नहीं करते हैं, बट मैं रीजन के साथ आपको यहाँ पर बताऊंगा। हार्मोनिक्स पावर, देखिए एक्चुअल में क्या है ना मेरे भाई कि जो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है उसके अंदर थायरिस्टर लगे हुए हैं। थायरिस्टर में जो एससीआर वगैरह आते हैं ना, ये सब कुछ थायरिस्टर के ही परिवार के सदस्य हैं, थायरिस्टर के सदस्य हैं। थायरिस्टर एक ग्रुप है, आप समझिए, उस ग्रुप के अंदर मेंबर बहुत सारे हैं, तो एससीआर भी उसके अंदर आती है। तो थायरिस्टर मीन्स हम एससीआर समझते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, है ना। और रेक्टिफायर के अंदर मैंने अभी आपको क्या पढ़ा है कि डायोड होता है। क्या होता है? डायोड होता है। डायोड का क्या काम होता है? एसी को डीसी में करना। हार्मोनिक्स हमें कहाँ मिलेगी? एसी सप्लाई में मिलती है। अब आ जाइए, एसी को हम क्या करते हैं? हम डीसी में परिवर्तित करते हैं, है ना। एसी को हम डीसी में परिवर्तित करते हैं, किसके मदद से? तो हम थायरिस्टर के मदद से हम इसको परिवर्तित करते हैं, एसी को डीसी में। अब जो हमारी एसी है ना, ये तो हमारी क्या है? शुद्ध एसी नहीं है। कैसी है? हार्मोनिक्स है। इस एसी में कैसी है? हार्मोनिक्स है। अब आप कहेंगे सर ये हार्मोनिक्स आया कहाँ से? हार्मोनिक्स पता है कहाँ से आया? जो पीजीसीआईएल, अब ये क्या है पीजीसीआईएल? पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक प्लांट है जहां पर पावर जनरेट हो रहा है और जहां पर क्या लगा हुआ है? जहां पर लगा हुआ है अल्टरनेटर,
जहां पर लगा हुआ है अल्टरनेटर। और ये कौन सा अल्टरनेटर, जिसके अंदर रोटर लगी हुई है, कौन सा, वो वाली रोटर लगी होती है जो बहुत कम स्पीड पर चलती है, उसको क्या कहते हैं, जो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है, सेलिएंट पोल वाला, है ना, सेलिएंट पोल वाला जो रोटर लगा है। और इस रोटर में एक बहुत ही अलग किस्म की वाइंडिंग लगी है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। इस वाइंडिंग द्वारा जो पावर डेवलप हुआ है ना मेरे भाई, है ना, P बराबर √3 लाइन वोल्टेज VL IL cos फाई, ये जो पावर हमें मिला हुआ है ना, इस पावर में हार्मोनिक्स है, ये पावर हार्मोनिक्स के साथ है ना। अब इस हार्मोनिक्स को अगर हम हार्मोनिक्स युक्त सप्लाई को मोटर में दे देंगे तो मोटर हमारी कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं, इस हार्मोनिक्स को, हार्मोनिक्स वाली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस डीसी सप्लाई को हम क्या करेंगे, हम फिल्टर सर्किट के द्वारा, है ना, फिल्टर सर्किट के द्वारा, इसके द्वारा हम इसको शुद्ध डीसी में बदल लेंगे। किसमें, शुद्ध डीसी में बदल लेंगे। अब इस शुद्ध डीसी को हम क्या करेंगे, इन्वर्टर सर्किट यहां पर लगाएंगे, इन्वर्टर सर्किट लगाएंगे। ये इन्वर्टर सर्किट क्या करेगी, इस डीसी को एसी में परिवर्तित करेगी, एसी में परिवर्तित करेगी। अब ये जो एसी हमें मिला है ना, इसमें हार्मोनिक्स नहीं है, ये शुद्ध एसी है ना। अब इस शुद्ध एसी को आप क्या करिए, आप 3 फेज की मोटर में सप्लाई दे दीजिए और आपका मोटर स्थिर गति के साथ चलेगी, है ना। इसीलिए हार्मोनिक्स पावर सप्लाई का उपयोग कहाँ किया जाता है, एसी ड्राइव में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ड्राइव है जिसमें हार्मोनिक्स नहीं होता, तो वो डीसी ड्राइव है, डीसी पावर है। प्रत्यावर्ती ड्राइव को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको देखिए, वही स्टैटिक स्पीड और एडजस्टेबल ड्राइव, है ना, वही प्रत्यावर्तित है, एसी प्रकार की है, जो इसी नाम से हम जानते हैं। निम्नलिखित में से डीसी ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं, तो डीसी ड्राइव तो देखिए यार, इसमें तो ऑप्शन भी थोड़ा सा अलग है ना, रीजनरेटिव और नॉन रीजनरेटिव ड्राइव 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन बना दूँ ताकि आपको PDF अच्छे से मिले, A व B दोनों, ठीक है ना, A व B दोनों। तो अब देखिए ये आपका आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर E करेक्ट हो गया कि A और B ये दोनों होगा, रीजनरेटिव और जनरेटिव प्रकार का, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि डीसी ड्राइव में मुख्यतः किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मैं कब से दोस्तों चिल्ला के बता रहा हूं आपको कि थायरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। थायरिस्टर के अंदर लगी होती है ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर के अंदर लगी होती है ट्रांजिस्टर, जिसको हम SCR कहते हैं, है ना। तो ट्रांजिस्टर के अंदर फिर डायोड लगी होती है। तो अब डायरेक्टली डायोड नहीं कह सकते, अब क्या कहेंगे, डायरेक्टली थायरिस्टर। निम्नलिखित में से किस ड्राइव द्वारा प्राप्त आउटपुट शक्ति हार्मोनिक्स रहित होती है। तो मैंने अभी आपको बताया, याद करिए, डीसी ड्राइव, इसमें हार्मोनिक्स नहीं होता है, डीसी में हार्मोनिक्स नहीं होता है। त्रिकली एसी मोटरों में प्रत्येक फेज की श्रेणी में प्रायः थायरिस्टर जो होते हैं, ये सर्किट में किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, श्रेणी में, समांतर में, मिश्रित में। अभी इसका स्कीम डायग्राम था, उसको लगाना मैं भूल गया, अगर स्कीम डायग्राम रहता तो और आसानी से आपको समझ में आता। ये एक्चुअली ना, ये पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं, आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। ये किस में कनेक्ट होंगे, ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ये समांतर में कनेक्ट होते हैं। लेकिन इस सर्किट में देखिए, जो थायरिस्टर सर्किट है ना, इस थायरिस्टर में, इस थायरिस्टर का जो फायरिंग एंगल होता है, ये पूछता है एग्जाम में, तो फायरिंग एंगल का मान इसमें 90 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा, कितना, 90 डिग्री। और जो त्रिकली एसी मोटर को जो सप्लाई दी जा रही है, ये 3 फेज की सप्लाई, और ये कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को दी जाती है ना, इस सिस्टम में। फिर एसी ड्राइव का उपयोग मुख्यतः बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में प्रेरण मोटर एवं तुल्यकालिक मोटर
की, है ना, किस किस एवं किस आदि नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसको तो देख लिया हमने, गति, दिशा, बलागुण। ऐसे सवालों में भला क्या है टाइम जाया करना, ऐसे सवाल फटाफट किए जाते हैं। स्थिर डीसी प्राप्त करने के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो यार फिल्टर सर्किट, है ना। एक हमने फिल्टर सर्किट देखा भी था। वैसे तो शंट फिल्टर कैपेसिटर होते हैं, पाइप फिल्टर सर्किट होते हैं, है ना। तो हमने पाई का देखा था। यदि सिलिकॉन युक्त डायोड बायस्ड धनात्मक समांतर डायोड क्लीपर सर्किट में बायस वोल्टेज का मान 0 हो तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? तो ये आउटपुट वोल्टेज तो मैं कई बार इसका एक्सप्लेन कर चुका हूं दोस्तों अपने क्लास में, +0.7 वोल्ट। कितना? +0.7 वोल्ट। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं लगा है। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति काम करती है? तो लिख लीजिएगा, डायोड भी है ना। जीनर डायोड का मुख्य काम क्या होता है? स्टेबलाइजर, जो रिवर्स बायस में काम करता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर काम करता है ना। तो ये आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करता है। क्या करता है? आउटपुट वोल्टेज। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो हमारा टीवी होता है या मोटर होते हैं तो उसको हम चलाते हैं, वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। जिस एरिया में आपका घर है उस एरिया में अगर सिंचाई दहाई बहुत ज़्यादा होती होगी ना, तो मोटर मशीन बहुत ज़्यादा उसमें लगते होंगे, उस एरिया में लोड ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा होता होगा, तो वोल्टेज घटता बढ़ता रहता है, जिसके कारण मोटर जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको सेफ्टी देने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी 415 वोल्ट का मोटर है तो उसको कंटिन्यू 415 वोल्ट मिलता रहे। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप स्टेबलाइजर लगा के रखेंगे। और जीनर डायोड जो है ना, ये वोल्टेज नियंत्रक युक्ति है। ये कौन सी युक्ति है? ये आपकी वोल्टेज नियंत्रण युक्ति है। वोल्टेज को कांस्टेंट करता है, आउटपुट वोल्टेज को, है ना। और ये किस पर काम करता है? ये हमेशा दोस्तों, ये हमेशा रिवर्स बायस में काम करती है। रिवर्स बायस में काम करती है ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, है ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज पर इसमें जो धारा का प्रवाह चलता है इस डायोड में, वो लिमिट निर्धारित मान का ही चलता है। निर्धारित मान से ज़्यादा का चलता तो ये जीनर डायोड भी निपट जाता सिंपल डायोड की तरह। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपके लिखाया है आपके लिए, तो ये तीनों पॉइंट को आप नोट करिएगा। बाकी आउटपुट वोल्टेज को ये क्या करता है? कांस्टेंट करता है ना। इसको हम स्टेबलाइजर के रूप में भी जानते हैं। फिर है आईसी, लास्ट है आज का सवाल, आज के मैराथन का सवाल का लास्ट प्रश्न। किसी आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट में 4 इनपुट लगाने का विकल्प है, तो यह कौन सा आईसी होगा? फैन इन 4, फैन इन, फैन आउट 4, लॉजिक वोल्टेज लेवल या फीफो, क्या होगा? तो इसको हम फैन इन 4 कहते हैं ना। इसमें क्या होगा? ये कौन सा आईसी होगा? फैन इन 4। क्या हो जाएगा? फैन इन 4। क्लियर है? चलिए अब बहुत मुझे हल्का लग रहा है, बहुत मुझे अब मैं ऐसा लग रहा है कि मैं कितना बड़ा काम करके फ्री हो चुका हूं, है ना। कब से दोस्तों बोले जा रहा हूं आपके सामने, कब से सवालों का कंटेंट लिखाया जा रहा हूं, रगड़ रहा हूं, है ना, हाथ रगड़ रहा हूं इस बोर्ड में। अब जाके थोड़ा सा मुझे भी राहत मिली है। तो बट जो हमारा टारगेट था वो टारगेट तो कंप्लीट हो गया ना। अब बारी है इस क्लास का पीडीएफ लेने की। तो पीडीएफ आपको ये देगा हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, और कई बार हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पीडीएफ शेयर करते हैं। अच्छा, पीडीएफ में एक दिक्कत आती है, कई बार छात्रों का कमेंट आया है कि सर पीडीएफ जो है ना HTML में ओपन होती है और हो भी नहीं पाती है ढंग से, तो हम क्या करें? तो अब मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ चुका हूँ, अब ऐसा कोई दिक्कत आएगा नहीं ऐसा कभी अब दिक्कत आएगा नहीं, है ना। तो अब आपको पीडीएफ का दिक्कत नहीं होगा कि पीडीएफ सर ओपन नहीं होता है, दिक्कत होती है, एरर होता है। तो अब ज्वाइन करिएगा तुरंत फटाफट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करते ही डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे, वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन, नोटिस हो गया, नोट्स ये हो गया, है ना, डेली क्लास का ये हो गया, पीडीएफ, तो ये सब कुछ वहाँ पर आपको मिलता है। और जैसे ही हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन, जैसे यूट्यूब पर आता है ना वैसे टेलीग्राम भी भेजता है आपके पास, इसलिए आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज हो,
कोई पूछना हो आपसे, सर आज क्लास कब चलेगी, सर ये क्या है, वो क्या है, रिजल्ट कब आएगा, इसके वैकेंसी कब आएगी, है ना, कई प्रकार के तमाम सारे सवाल जवाब करना होता है आपको, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर चैट करते रहिएगा, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलता है ना, मैं खुद देता हूँ रिप्लाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, काफ़ी टाइम से हम मेहनत करते आ रहे हैं, तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये जो मौका है, ये आप तो देख चुके क्लास को, अब दूसरे को भी मौका दीजिए, वो भी देख सके, है ना। हो सकता है ये क्लास यूट्यूब उन तक ना पहुंचाए, तो आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, आप उनका मदद कर दीजिए, ठीक है। बाकी लाइक करिएगा ज़रूर, और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।